सो वेलकम है आप सभी लोगों का एक और इस नई चमचमाती हुई वीडियो सीरीज के अंदर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। तो आज हम लेके आए हैं राजस्थान जीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, राजस्थान का अपवाह तंत्र, इंग्लिश में बोले तो ड्रेनेज सिस्टम, जिसके अंदर आपके आते हैं नदियां, झीलें, ये सब कुछ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन नदियों के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान की कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं, उनका विस्तार क्या है, कहाँ से निकलती है, कौन सी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, कौन कौन सी नदियां मिलकर संगम बनाती है, ये सब कुछ हम जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है आपका राजस्थान की नदियां। ठीक है, तो राजस्थान की नदियां जो है उनको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला आता है आपका बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, दूसरा आता है आपका अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और तीसरा आता है आपका अंतः प्रवाही नदियां। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में। ठीक है, तो उसमें आता है आपका चंबल, बनास, काली, सिंधी, पार्वती, बाणगंगा, खारी, बेड़ज, गंभीर। ये सभी नदियां अरावली के पूर्वी भाग में विद्यमान है, और कुछ नदियों का उद्गम स्थल अरावली का पूर्वी ढाल और कुछ का मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से होता है। और साथ ही ये सभी नदियां अपना जल यमुना नदी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। तो एक बार फिर से बोलेंगे, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है? तो चंबल, बनास, काली, सिंध, पार्वती, बाणगंगा, खारी, बेड़ज और गंभीर। इसके बाद आता है दूसरी कैटेगरी की नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। ठीक है, जिसमें आता है आपका माही, सोम, जाखम, साबरमती, पश्चिमी बनास, लूनी। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि पश्चिमी बनास और लूनी नदी गुजरात में कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि ये दोनों नदियां आपके अरब सागर में नहीं गिरती है। ठीक है, तीसरा आता है आपका अंतः प्रवाही नदियां। ये क्या होती है आपकी? तो बेसिकली ये ऐसी कुछ छोटी नदियां होती है जो कुछ दूर तक प्रवाहित होकर राज्य में अपने प्रवाह क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती है, यानी कि इनका जल समंदर तक नहीं जा सकता, इसलिए इनको कहते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियां। ठीक है ना, आंतरिक जल प्रवाह की नदियां। तो ये कुछ नदियां है आपके, जैसे कि कांकनी हो गई, कातली हो गई, साबी हो गई, गंगर होगी, मेंता हो गई, बाड़ी हो गई, रूपनगढ़ हो गई। तो ये कुछ नदियां है अंतर प्रवाही की नदियों के एग्जाम्पल है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको स्टार्ट करके बताता हूँ कि राज्य में 2 ऐसे जिले हैं, चूरू और बीकानेर, जहां पर कोई भी नदी नहीं बहती है। इसके बाद राज्य की नदियों का क्षेत्रवार वर्गीकरण आप एक बार पढ़ लेना, खुद से ही पढ़ सकते हो आप यहाँ पर कि उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है, जैसे कि लूनी हो गई, जवाई हो गई, सुखड़ी हो गई, बाड़ी हो गई। ठीक है ना, फिर दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली नदियां पश्चिमी बनास, साबरमती, वाकल, सेही। ठीक है ना, तो ये आप सभी अपने आप से पढ़ लेना। अभी हम शुरू करेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका चंबल की नदी। तो चंबल नदी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, तो A to Z आप कान खोल के सुनना। सबसे पहले आपके चंबल नदी के अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो चर्मणवती, नित्यवाही, सदानीरा और कामधेनु। चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और इसका उद्गम मध्य प्रदेश के महू जिले के जानापाव की पहाड़ियों से होता है। दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के 84गढ़ में ये प्रवेश करती है, और कोटा बूंदी जिलों में होकर बहती हुई सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इन जिलों से बहकर MP और राजस्थान के बीच सीमा बनाती है, और अंत में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के मुर्दागंज नामक स्थान पर यमुना नदी में ये मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 966 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में ये 135 किलोमीटर बहती है, और 250 किलोमीटर लंबी MP और राजस्थान के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। ये भारत की भी एकमात्र ऐसी नदी है जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। मध्य प्रदेश के 4 जिलों में बहती है, महू, उज्जैन, रतलाम और मंदसौर। ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है। साथ ही राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य चंबल घाट परियोजना भी बनाई है, जिसमें 4 बांध बनाए हैं। 3 बांध आपके राजस्थान में है और 1 बांध आपका मध्य प्रदेश में है, जिसका नाम है गांधी सागर बांध। इन चारों बांधों में सबसे बड़ा बांध है आपका गांधी सागर बांध, जो कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। गांधी सागर बांध की ऊंचाई 62.17 मीटर है और इसकी भंडारण क्षमता 7.322 अरब घन मीटर है। इसकी आधारशिला पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 7 मार्च 1954 को रखी थी, जिसके बाद 1960 में ये बनकर तैयार हुआ था। इस बांध में टोटल 19 गेट है और निचले हिस्से में 115 मेगावाट के बिजली स्टेशन है। इस बांध का निर्माणकार आपके द्वारकादास अग्रवाल है, जिसने एशिया का सबसे सस्ता बांध बनाया था। अगर हम बात करें कि राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो वो होगा आपका राणा प्रताप सागर बांध, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में है, और बाकी के 2 बांध आपके जवाहर सागर और कोटा बैराज, दोनों कोटा जिले में है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि इन चारों में से केवल 1 बांध ऐसा है जो सिंचाई के लिए उपयुक्त होता है, और वो है आपका कोटा बैराज। बाकी ये तीनों बिजली उत्पादन करते हैं। अगर कोई पूछे कि चंबल नदी पर दक्षिण से उत्तर की ओर बांध का क्रम क्या है, तो पहले आएगा आपका गांधी सागर बांध, फिर आएगा आपका राणा प्रताप सागर बांध, फिर आएगा जवाहर सागर बांध, और लास्ट में आएगा आपका कोटा बैराज। चलिए अब आगे चलते हैं और चित्तौड़गढ़ के भैंस रोडगढ़ भाई हाथी रोडगढ़ क्यों नहीं हो सकता था? हाँ,
चलिए कोई बात नहीं। भैंसरोडगढ़ के पास चम्बल नदी में बामनी नदी आकर मिलती है, जो कि चुलिया जलप्रपात बनाती है। सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये राजस्थान का। इसकी ऊंचाई है 18 मीटर है लगभग। इसके बाद कोटा जिले के नोनेरा गांव में चम्बल नदी में काली सिंध नदी आकर मिल जाती है, जबकि सवाई माधोपुर में पालिया गांव के पास पार्वती नदी आकर मिलती है। और सवाई माधोपुर में ही बनास और सीप नदी आकर भी चम्बल नदी में मिलती है, जो कि एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। कौन कौन सी? चंबल, बनास और सीप, ये तीनों नदियां मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है सवाई माधोपुर में। क्या है इसका नाम? रामेश्वरम घाट, ठीक है ना, मानपुर के पास है ये रामेश्वरम घाट। अब बात करते हैं कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, ठीक है। तो काली सिंध, आहू, परवन, बनास, पार्वती, अलनिया, बामणी, कुराल, मेज, सीप, कुन्नू और छोटी काली सिंध। इन सब में बनास एक ऐसी नदी है जो चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आपका एक काली सिंध है जो चंबल में दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है। काली सिंध और आहू नदी के संगम को हम सामेला भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये कहां पर है? आपका गागरोन किले के संगम पर स्थित है, ठीक है। अब चंबल नदी से रिलेटेड कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं अपन, जैसे कि सर्वाधिक सतही जल आपका चंबल नदी में है। इसके बाद बनास और माही और लूनी। चंबल नदी गहरी घाटी में बहुत ही तेजी से बहती है, जिस कारण इसे वाटर सफारी भी कहते हैं। सर्वाधिक अवनलिका अपवर्धन इसी नदी का होता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर के लिए नामित एकमात्र चंबल नदी है। चंबल नदी बूंदी जिले में केशरियापाटन के पास सर्वाधिक गहरी है। राजस्थान में सर्वाधिक गुफा वाली नदी है। चंबल की सहायक नदी कुन्नू, जिसका एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो कि मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। चंबल नदी में स्तनपायी गांगे सूस भी पाया जाता है और इसी कारण भारत सरकार ने राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया था। इस अभ्यारण्य में गंगा डॉल्फिन और लुप्त प्राय घड़ियाल भी रहते हैं। 75% से अधिक घड़ियाल यहाँ पर रहते हैं। कोटा में चंबल नदी के किनारे गरडिया महादेव का मंदिर है, जबकि धौलपुर में अचलेश्वर महादेव का मंदिर है। एक लास्ट लाइन और बचती है बस, इसके बाद चंबल नदी आपका दी एंड है। वो लास्ट लाइन यूं कहती है कि चंबल नदी के बहाव में गहरे गड्ढे युक्त भूमि जहाँ वन क्षेत्रों की अधिकता है, तो वहाँ 30 से 35 वर्ष पहले बिहार डाकुओं की शरण स्थली था, इसलिए इसको डांग क्षेत्र भी कहते हैं या इन्हें दस्यु प्रवाही क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका चंबल नदी के बारे में फुल डिटेल खत्म, A to Z जितनी भी जानकारी थी सब हमने यहाँ पर समेट दी। तो क्या आगे चलने के लिए आप तैयार हैं? यदि नहीं है तो 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिएगा और फिर शुरू करिएगा बनास नदी से। तो अपनी अगली नदी है बनास की नदी, जिसका उद्गम खमनौर की पहाड़ी कुंभलगढ़ से होता है। और इस नदी के अन्य नाम भी है, जैसे कि वन की आशा, वर्णानाशा, वशिष्ठी। तो ये राजसमंद से चित्तौड़गढ़, भिलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी और टोंक जिलों से बहती हुई सवाई माधोपुर में मिल जाती है, जहां पर हमने बात करी थी त्रिवेणी संगम की, जहां पर ये रामेश्वरम घाट में मिल जाती है, ठीक है। एक और त्रिवेणी संगम ये आपका बनाती है बिगोद भिलवाड़ा के पास में, जहां पर बेड़ज और मेनाल नदी आकर बनास में गिरती है दाईं तरफ से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और त्रिवेणी संगम बनाती है। इस नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। अभी नहीं तो पूरी 512 है कुछ, लेकिन पुरानी संख्या जो है आपकी 480 किलोमीटर, ठीक है, जो की पूरी की पूरी राजस्थान में है, ठीक है। बनास पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। इस नदी पर 2 बांध भी बनाए हैं। आपका पहला है बिसलपुर बांध, जो कि टोंक जिले में है। दूसरा है इसरात बांध, जो कि सवाई माधोपुर में है। इसकी सहायक नदियां है बेड़ज, गंभीरी, कोठारी, खारी, डाई, मेनाल, माशी, मानसी, बाड़ी, सोहाद्रा, मोरेल, ढूंढ, ढील और कालीसिल। बनास नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है आपका 46,570 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद लूनी, चंबल और माही नदी आती है। बनास नदी का एक और संगम है जो कि मैं भूल गया था, राजमहल टोंक, जहां पर बनास, खारी और डाई ये तीनों नदियां मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। कहां पर? टोंक, राजमहल। इसके बाद आती है काली सिंध, जो कि बांगली गांव, मध्य प्रदेश के बांगली गांव के देवास से निकलती है। और राजस्थान में इसका प्रवेश झालावाड़ के रायपुर से होता है। कोटा के नोनेरा गांव में ये चंबल नदी में मिल जाती है, जिसकी बात हमने पहले करी भी थी। आहू, परवन, निवास, उजाड़ और चोली इसकी सहायक नदियां है। साथ ही इस नदी में कोटा पर हरिश्चंद्र बांध बना हुआ है। फिर आती है आहू नदी, जो कि मध्य प्रदेश के मेहंदीपुर गांव से निकलती है और राजस्थान के झालावाड़ के नंदपुर गांव में प्रवेश करती है। और फिर झालावाड़ कोटा की सीमा पर बहती हुई झालावाड़ के गागरोन जिले में काली सिंध में ये मिल जाती है। अब अगर आप मन लगाकर पढ़ रहे हैं अब तक कि काली सिंध और आहू के संगम को क्या कहते हैं, अगर आपको इसका जवाब पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो ध्यान लगा के पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका एक छोटा सा टेस्ट हो चुका है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है ब्रेन की। तो अगर आपने गलत उत्तर दिया है तो अपने आप से पूछो कि मैं फालतू काम का टाइम पास क्यों कर रहा हूँ। जब वीडियो देख रहा हूँ और चीजें याद ही नहीं हो रही है तो फिर मतलब क्या है। तो इसलिए ध्यान लगा के पढ़िए, और इसका आंसर आपको मालूम नहीं था तो कोई बात नहीं, आगे और भी सवाल आ रहे हैं तो
ध्यान लगा के पढ़िएगा, ठीक है। फिर आती है पिपला, जो कि झालावाड़ के पंच पहाड़ से निकलकर आहू नदी में बाईं तरफ झालावाड़ में ही मिलती है। इसके बाद आती है पार्वती नदी, जो कि मध्य प्रदेश के सीहोर से निकलती है और बारां जिले के करियाट से राजस्थान में प्रवेश करती है। और पालिया गांव, जो कि सवाई माधोपुर और कोटा की सीमा पर है, वहां पर ये चंबल नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां अंधेरी, रेतीली, अहेली, लहासी, बैथली, बिलास और कुल है। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां, जो कि बारां जिले में पार्वती और उसकी सहायक नदी बारबती के मध्य स्थित है। और इसकी एक परियोजना भी है, पार्वती परियोजना, जो कि धौलपुर में स्थित है। आगे चले तो आता है आपका परवन नदी, जो कि अंजना या घोड़ा पछाड़ की संयुक्त धारा है और ये मध्य प्रदेश के विंध्याचल से निकलती है। राजस्थान में ये झालावाड़ के मनोहर थाना से प्रवेश करती है। झालावाड़ बारां में बहती हुई पलायत गांव में ये काली सिंध से जाकर मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां है निमास, छापी और काली खाड़। परवन नदी के बाएं और बारां जिले में शेरगढ़ का वन्य अभ्यारण्य है और इसी अभ्यारण्य के पास शेरगढ़ का किला भी है। परवन और उसकी सहायक नदियों के संगम पर मनोहर थाना किला भी है। आगे आता है कुन्नू नदी, जो कि मध्य प्रदेश के गुना से निकलकर बारां जिले के मुसेरी गांव में प्रवेश करती है। बारां जिले से पुनः ये मध्य प्रदेश में बहकर करौली की सीमा पर चंबल नदी में मिल जाती है और कराई और रेम्पी इसकी सहायक नदियां हैं। फिर आती है मेज नदी, जो कि भीलवाड़ा के मांडलगढ़ से निकलती है और बूंदी जिले के लाखेरी में बहती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। बाजन, कुराल और मांगनी इसकी सहायक नदियां हैं। फिर आती है बेड़ज नदी, जो कि उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। शुरुआत में इसको आहड़ नदी कहते हैं, लेकिन उदय सागर झील में गिरने के बाद इसका बेड़ज नाम पड़ जाता है। इसकी कुल लंबाई 190 किलोमीटर है और उदयपुर चित्तौड़ से बहती हुई अंत में भीलवाड़ा के बिगोत नामक स्थान पर बनास नदी में मिल जाती है। इससे पहले चित्तौड़ में गंभीरी नदी भी इसमें मिलती है। आहड़ सभ्यता का विकास भी यहीं पर हुआ था, आज से 4000 वर्ष पूर्व। फिर आता है गंभीरी नदी, जो कि मध्य प्रदेश के जावरा की पहाड़ियों से निकलती है, रतलाम, ठीक है ना। और राजस्थान में ये चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में प्रवेश करती है और उसके बाद ये बेड़ज नदी में मिल जाती है। फिर आता है कोठाई नदी, जो कि राजसमंद के दिवेर से निकलती है। राजसमंद भीलवाड़ा में बहती हुई और अंत में भीलवाड़ा के नंदराय में बनास नदी में मिल जाती है। मांडलगढ़ कस्बे में इस पर मेजा बांध भी बना हुआ है। इसके बाद आती है खारी नदी। अब देखो यहाँ पर बहुत ही ध्यान से सुनना, राजसमंद के बिजराल गाँव से ये नदी निकलती है और राजसमंद, भीलवाड़ा, केकड़ी, शाहपुरा यहाँ से बहती हुई टोक में देवली के पास बनास में मिल जाती है। तो ये खारी नदी तो हो गई, लेकिन एक और खारी नदी है जो कि लूनी की सहायक नदी है, जो कि सिरोही जिले से निकलती है। और एक और है जो कि डिडवाना कुंचामन से निकलती है और सांबर जिले में गिर जाती है। तो ये याद रखना। अब आता है आपका मानसी नदी, जो कि भीलवाड़ा के करेरा गांव से निकलकर केकड़ी और शाहपुरा जिले की सीमा पर खारी नदी में मिल जाती है। इसके बाद आती है डाई नदी, जो कि अजमेर की नसीराबाद जिले की अरावली पहाड़ियों से निकलकर अजमेर, केकड़ी और टोक जिलों में बहकर बिसलपुर के पास बनास नदी में मिल जाती है। फिर आती है माशी नदी, जो कि बनास की सहायक नदी है। अजमेर के किशनगढ़ की पहाड़ियों से ये निकलती है, जिसके बाद अजमेर दुदू से बहती हुई ये टोंक जिले के गलत गांव में बनास में मिल जाती है। जयपुर ग्रामीण की सामोद पहाड़ियों से बांडी नदी निकलकर टोंक के माशी नदी में मिल जाती है। इसके बाद सोडरा नदी भी माशी की सहायक नदी है। इसके बाद आती है ढील नदी, जो कि टोंक के बावली गांव से निकलती है और सवाई माधोपुर में बनास नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है गुड़िया नदी। इसके बाद मोरेल, जो कि जयपुर ग्रामीण के चैनपुरा यानी कि बस्सी गांव से निकलती है। जयपुर ग्रामीण, दौसा, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर में बहती हुई अंत में सवाई माधोपुर के हाड़ौती गांव के निकट बनास नदी में मिल जाती है। सवाई माधोपुर में पीलूखोड़ा गांव है, जहां पर मोरेल बांध बना हुआ है। इसके बाद आता है काली सिल नदी, जो कि मोरेल की सहायक नदी है। करौली से निकलकर सवाई माधोपुर में मोरेल नदी में गिर जाती है और इस नदी के किनारे कैला देवी का प्रसिद्ध मंदिर भी है। आप कंफ्यूज न हो इसके लिए मैं आपको बताते चलता हूँ कि काली सिल और काली सिंध दोनों अलग अलग नाम है, ठीक है ना। काली सिल जो है ना वो मोरेल की सहायक नदी है और काली सिंध जो है वो चंबल की सहायक नदी है, ठीक है। दोनों में अंतर है। फिर आती है ढूंढ, जो कि जयपुर के अजरोल से निकलती है। जयपुर दौसा में बहती हुई दौसा के लाल सोट में ये मोरेल नदी में मिल जाती है और इसी नदी के कारण जयपुर के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता है। अब आगे चलेंगे और अपनी आएगी बाण गंगा नदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाण गंगा नदी के बारे में एक मान्यता है कि अर्जुन ने एक बाण से इसकी धारा निकाली थी, इसलिए इसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। 380 किलोमीटर लंबी इस नदी का उद्गम कोटपुतली बहरौड़ में बेराट की पहाड़ियों से होता है। जयपुर ग्रामीण, दौसा और भरतपुर में बहने के पश्चात उत्तर प्रदेश में आगरा के समीप फतेहाबाद नामक स्थान पर यह यमुना में विलीन हो जाती है। इसकी सहायक नदियां गुमटी नाला और सूरी नदी, जो कि इसके दाहिने किनारे पर नदी से मिलती है, जबकि सावन और पलासन नदियां इसके बाईं किनारे पर मिलती है। बाण गंगा को खंडित, रुंडित और ताला नदी भी कहते हैं और इसी नदी के तट पर बेराट संहिता विकसित हुई थी और बेराट नामक स्थान पर ही मौर्य युग के अवशेष भी प्राप्त हुए थे। फिर आता है गंभीर नदी, जिसको उटगन नदी भी कहते हैं। करौली जिले के महू के लालरा गांव के पहाड़ियों से निकलकर भरतपुर जिले में बहती हुई उत्तर प्रदेश व राजस्थान की सीमा के मध्य लगती हुई और फिर उत्तर प्रदेश के फतेहाबाद के रिहोली गांव में यमुना के पास विलीन हो जाती है। लास्ट आती है अपनी अरवारी नदी, जो कि
अलवर जिले की सरिस्का पहाड़ियों में स्थित थाना गाजी के पास सकरा बांध से इसका उद्गम होता है। यह नदी बिल्कुल मर चुकी थी, लेकिन तरुण भारत संघ और जल पुरुष राजेंद्र सिंह के सामुदायिक प्रयासों से इसे पुनः जीवित कर दिया। इस नदी की दो धाराएं अजबगढ़ प्रतापगढ़ के पास पलसाना नामक पहाड़ के स्थान पर प्रवाहित होती है, जिसे अरवरी नदी के नाम से जाना जाता है और आगे चलकर ये गंभीर नदी में मिल जाती है। हाँ, तो ये आपका था बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में A to Z जानकारी। मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई नदियां बची होगी तो वो छोटी बड़ी नदी होगी, तो इतने आप पढ़ भी नहीं पाओगे। जो मेन है वही आप पढ़ो, क्योंकि सब पढ़ लेंगे तो याद नहीं रहेगा, बहुत ही कठिनाई होगी, ठीक है ना। हाँ, अब इसके बाद अरब सागर में गिरने वाली नदियां और अंतः प्रवाही नदियां, ठीक है, ये दोनों को और आएगी। अब तो अभी आप वीडियो को पॉज करके ब्रेक लीजिए और जितना अभी तक हमने पढ़ा है उसको एक बार रिवीजन करिए, क्योंकि जितना आप रिवीजन करोगे उतना ही आपको ज्यादा याद होगा, ठीक है ना। या फिर खत्म होने के बाद आप इसको 2x स्पीड में देख लेना, ठीक है ना, फटाफट देख लेना, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा वीडियो फास्ट लग रहा है ना, तो वीडियो को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, स्पीड दे रखी है वहां पर, ठीक है। तो आप मूव ऑन करते हैं और अपना आता है अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो सबसे पहले आता है आपका लूनी नदी, जिसको लवणवती, सागरमती, मरुआशा और सांकरी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी का उद्गम अजमेर की नाग पहाड़ियों से होता है, जहां पर इसे सबसे पहले सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी अजमेर से नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, पाली, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर जिलों से बहकर होती हुई गुजरात के कच्छ जिले में प्रवेश करती है और फिर वहां पर विलुप्त हो जाती है। इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 34,250 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और साथ ही यह सिर्फ वर्षा काल में ही प्रवाहित होती है। वैसे तो इस नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में इसकी लंबाई सिर्फ 330 किलोमीटर है, ठीक है। और राजस्थान में लूनी का प्रवाह गोंडवाना क्षेत्र को गोंडवाना प्रदेश कहा जाता है। बात करें इसकी सहायक नदियों के बारे में, तो सबसे पहले आता है आपका लिलड़ी, जो कि सबसे पहले मिलती है इस नदी में, ठीक है। फिर आता है बाड़ी, फिर सुकड़ी, फिर मिटड़ी, जवाई, खारी, सागी। पूर्व की ओर से एकमात्र जो नदी है वो जोजड़ी नदी है, जो पश्चिम से जोधपुर से आकर मिलती है, ठीक है। लूनी नदी बालोतरा के पश्चात खारी हो जाती है, क्योंकि रेगिस्तान क्षेत्र से गुजरने पर रेत में सम्मिलित नमक के कण पानी में विलीन हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो जोधपुर में जसवंत सागर बांध बना हुआ है लूनी नदी के ऊपर, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है आपकी लूनी नदी, ठीक है। लूनी नदी को पश्चिमी राजस्थान की गंगा, रेगिस्तान की गंगा, आदि मीठी और आदि खारी भी कहा जाता है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये है कि रंगाई छपाई उद्योगों से निकला गंदा पानी लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख कारण है, ठीक है। बिलाड़ा नगर लूनी नदी के बाईं तरफ जोधपुर में स्थित है, जबकि बलोत्रा, समदड़ी और गुड़ामालानी ये नदी के दाईं तरफ स्थित है, ठीक है। फिर आगे आता है लिलड़ी नदी, जो कि लूनी की सहायक नदी थी, ठीक है ना। ब्यावर के जवाजा से ये निकलती है और सबसे पहले लूनी में जाकर ये मिलती है, ठीक है। फिर आगे आता है जोजड़ी, जो कि नागौर के पंडलू गांव से निकलती है और जोधपुर ग्रामीण में बहती हुई जोधपुर ग्रामीण के ददिया गांव में लूनी में मिल जाती है। जोजड़ी नदी के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये लूनी की एकमात्र ऐसी नदी है जो अरावली से नहीं निकलती है और लूनी नदी में दाहिनी दिशा से आकर मिलती है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ये। फिर अगली आती है बांडी नदी, जो कि आपके पाली से निकलती है और पाली जोधपुर ग्रामीण में बहती हुई पाली के लाखर गांव में लूनी में मिल जाती है। और जो पाली शहर है वो इसी नदी के किनारे है और यहाँ पर हेमावास बांध भी बना हुआ है। ये सबसे प्रदूषित नदी है, इसलिए इसको केमिकल रिवर भी कहते हैं, रासायनिक नदी, ठीक है। और घोइया इसकी जो है वो सहायक नदी है, ठीक है। फिर आता है सुकड़ी नदी, जो कि पाली के देसुरी से निकलती है, पाली और जालोर में बहती हुई बलोत्रा के समदड़ी गांव में लूनी नदी में आकर मिल जाती है, ठीक है। और जालोर के बांकली गांव में बांकली बांध बना है इस नदी के ऊपर। फिर आता है मिठड़ी नदी, जो कि पाली से निकलती है और पाली बलोत्रा में बहती हुई बलोत्रा के मंगला में लूनी नदी में आकर मिल जाती है, ठीक है। ये सब लूनी नदी की सहायक नदी है, ठीक है ना। फिर आता है जवाई नदी, जो कि लूनी की मुख्य सहायक नदी मानी जाती है, ठीक है ना। यह नदी पाली जिले के तबाली तहसील के गोरिया गांव से निकलती है और पाली, जालोर और सांचौर में बहती हुई बाड़मेर के गुणा में लूनी नदी में आकर मिल जाती है। और पाली के सुमेरपुर कस्बे में जवाई बांध बना हुआ है इसके ऊपर, ठीक है ना, जो मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है, ठीक है। जवाई नदी शिवगंज, सिरोही और सुमेरपुर पाली की सीमा निर्धारित भी करती है, ठीक है। फिर आता है माही नदी, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, इन सभी नामों से इसको जाना जाता है। माही नदी राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी नित्यवाही नदी है और माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदारपुर के निकट विंध्याचल की पहाड़ियों से मेहन झील से होता है। इस नदी का जो आकार है वो अंग्रेजी के उल्टे यू अल्फाबेट के जैसा है, ठीक। और राजस्थान में इसका जो स्थान प्रवेश है वो बांसवाड़ा जिले का खादू है। ये नदी प्रतापगढ़ जिले के सीमावर्ती भागों में बहती है और तत्पश्चात दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और गुजरात के पंचमहल जिले से होती हुई खंभात की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है। राजस्थान में इसका प्रवाह क्षेत्र बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में होता है और इसकी जो कुल लंबाई है वो 576 किलोमीटर है और राजस्थान में इसकी लंबाई है सिर्फ 171 किलोमीटर, 171
1991। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इस नदी के बारे में ये है कि ये नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है और कई बार क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से। इसके बाद राजस्थान के डूंगरपुर जिले में माही नदी के तट पर गलियाकोट का उर्स लगता है। फिर एक बेणेश्वर मेले का नाम आपने सुना होगा, जहाँ पर 3 नदियों का संगम है, सोम, माही, जाखम। और ये मेला जो है वो डूंगरपुर जिले के आसपुर तहसील के नवाटपुरा गाँव में लगता है, ठीक है ना। और ये मेला माघ माह की पूर्णिमा के दिन भरने वाला आदिवासियों का कुंभ और आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला भी कहलाता है, ठीक है। माही नदी पर राजस्थान और गुजरात के मध्य माही नदी घाटी परियोजना बनाई है, जिसके अंतर्गत 2 बांध बनाए हैं आपके माही बजाज सागर बांध जो कि बोरवास गांव में है बांसवाड़ा के अंदर, और दूसरा है आपका कडाना बांध जो कि पंचमहल गुजरात के अंदर है, ठीक है। बात करें माही की सहायक नदी के बारे में तो ईरू, सोन, जाखम, अनास, हरण, चाप, मोरैन व भादर नदियां, ठीक है ना। चाप और अनास नदियां जो है वो माही नदी में बाईं तरफ से मिलती है, जबकि बाकी सब नदियां है वो दाईं तरफ से मिलती है, ठीक है। माही नदी की सफाई के लिए एक कार्यक्रम भी चलाया गया था जिसका नाम था सुजलाम सुफलाम क्रांति, ठीक है। और एक दूसरी ओर है सुजलाम परियोजना जो कि बाड़मेर में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा पेयजल के लिए चलाई गई परियोजना थी, ठीक है। फिर अगली नदी आती है जाखम जो कि प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी तहसील में स्थित भवर माता की पहाड़ियों से निकलती है, और प्रतापगढ़, सलुम्बर, डूंगरपुर में बहती हुई डूंगरपुर के लोरवल और बिल्लूर गांव के निकट ये सोम नदी में मिल जाती है। सोम नदी, ठीक है ना, सोम नदी। और करमाई और सुगली इसकी सहायक नदियां है, ठीक है। इस नदी पर छोटी सादड़ी में जाखम बांध बना हुआ है, और जाखम नदी के छोटी सादड़ी से निकलने के पश्चात दाई और सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। तो वहां अगर आप जाते हो तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा उड़न गिलहरी। ऐसे नहीं दिखती भाई, बहुत किस्मत वालों को दिखती है उड़न गिलहरी। मेरे को याद है एक बार हमारी पूरी फैमिली ट्रिप गई थी सीता माता वहां पर, और गर्मी के टाइम चले गए भाई, बहुत जबरदस्त। और शायद से मार्च या अप्रैल का टाइम था उस वक्त, तो एक बहुत ही खतरनाक किस्सा भी हुआ था वहां पर, कभी आगे चलकर बताएंगे। सीता माता तक तो हम बस में गए, लेकिन उसके बाद फिर अंदर जाने का जो काम हुआ वो ट्रैक्टर के जरिए हुआ था। चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। अब आती है सोम नदी जो की उदयपुर में ऋषभ देव के पास बिछामेर की पहाड़ियों से निकलती है, और उदयपुर, सलुम्बर, डूंगरपुर में बहती हुई डूंगरपुर के बेणेश्वर में माही नदी में मिलती है, ठीक है ना। जाखम, गोमती और सारनी, टिंडी इसकी सहायक नदियां है। उदयपुर के ऋषभ देव में इस पर सोम कागदर और डूंगरपुर में इस पर सोम कमला आंबा परियोजना बनी हुई है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बेणेश्वर धाम के बारे में बताया था। यहाँ पर एक ऐसी जगह है, एकमात्र ऐसी जगह है यहाँ पर ये, जहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। इसके बाद आता है मोरन नदी जो कि दक्षिण की पहाड़ियों में निकलकर डूंगरपुर में बहती हुई गलियाकोट के निकट माही नदी में मिल जाती है। चाप नदी जो कि बांसवाड़ा की कालीजरा पहाड़ियों से निकलती है और माही नदी में मिलती है, ठीक है ना। अनास नदी जो कि मध्य प्रदेश के आंबेर गांव के निकट विंध्याचल की पहाड़ी से निकलती है। राजस्थान में इसका प्रवेश मेलडी खेड़ा गांव के निकट होता है। डूंगरपुर में गलियाकोट के निकट माही नदी में मिल जाती है। हिरन इसकी सहायक नदी है। हिरन नदी की बात करें तो वो बांसवाड़े की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है ना। तो ये कुछ छोटी मोटी नदियां थी जो आप पढ़ लेना खुद से ही। इसके बाद आता है आपका साबरमती नदी, जिसका उद्गम उदयपुर जिले के कोटड़ा तहसील में स्थित अरावली की पहाड़ियों से होता है। 45 किलोमीटर राजस्थान में बहने के पश्चात खंभात की खाड़ी में जाकर ये समाप्त हो जाती है। नदी की कुल लंबाई है 416 किलोमीटर और इसकी गुजरात में जो लंबाई है वो 371 किलोमीटर, ठीक है ना। बाकल, हथमती, बेतरक और माजम और सही इसकी सहायक नदियां हैं। उदयपुर जिले में झीलों की जलापूर्ति के लिए साबरमती नदी में उदयपुर के देवास नामक स्थान पर 11.5 किलोमीटर लंबी सुरंग निकाली गई है, जो राज्य की सबसे लंबी सुरंग भी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर बात करें वाकल नदी की, जो उदयपुर के गोगुंदा के सुरन गांव से निकलकर दक्षिण दिशा में बहते हुए कोडड़ा के बाद साबरमती नदी के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। साबरमती की सहायक नदी सई नदी पर सई बांध उदयपुर में बना हुआ है, जिससे जल सुरंग के द्वारा पाली जिले में स्थित जवाई बांध में पानी की सप्लाई की जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अब आती है आपकी पश्चिमी बनास, जो कि अरावली के पश्चिमी डाल सिरोही के नया सानवरा गांव से निकलती है और गुजरात के बनासकांठा जिले में प्रवेश करती है और फिर वहां कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, ठीक है। सीपू, गोहलन, दारवेल इसकी सहायक नदियां है और गुजरात का प्रसिद्ध शहर डीसा जो इस नदी के किनारे स्थित है। तो इसी के साथ अरब सागर में गिरने वाली नदियां भी आपकी समाप्त होती है और लास्ट में आता है आपका अंतः प्रवाही वाली नदियां। तो यहाँ तक अपन आ चुके हैं। फिर से वही वाला काम करिए, 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, इसको रिवीजन करिए और फिर वापस से कम बैक करिए। तो शुरू करते हैं। अंतः प्रवाही नदियों में सबसे पहले आता है आपका गंगा नदी, जिसको सरस्वती, दृष्टदती, मृत नदी या नट नदी के नाम से भी जाना जाता है। आंतरिक प्रवाह की नदियों में सबसे लंबी नदी है, जिसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में कालका के निकट शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। हरियाणा और पंजाब में यह नदी बहकर हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी नामक स्थान पर राजस्थान में प्रवेश करती है और बटनेर दुर्ग के पास जाकर ये समाप्त हो जाती है। कोई बता सकता है कि बटनेर दुर्ग कहां पर आता है? चलिए आगे चलते हैं। और कभी कभी ज्यादा वर्षा होने के कारण ये नदी गंगानगर जिले में प्रवेश कर जाती है और फिर वहां से सूरतगढ़ और अनूपगढ़ जिले में बहती हुई पाकिस्तान के बहावलपुर में प्रवेश कर जाती है और अंत में फोर्ट अब्बास नामक स्थान पर यह समाप्त हो जाती है। पाकिस्तान में इस नदी को क्या कहते हैं? हकरा कहते हैं, ठीक है ना। इस नदी की कुल लंबाई 465 किलोमीटर है और 5000 साल पहले यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता भी विकसित हुई थी, ठीक है ना। और इसी नदी के कारण जो राजस्थान का हनुमानगढ़ है उसको धान का कटोरा भी कहते हैं। स्थानीय भाषा में इस नदी को क्या कहते हैं? नाली भी कहते हैं, नाली नाली।
और राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है। ठीक है, हरियाणा में बनवाली संबिता और ओटू झील इसी नदी पर है। ठीक है, हनुमानगढ़ में तलवाड़ा झील, भटनेर, दुर्ग, कालीबंगा, रंग महल सभी इसी किनारे स्थित है। ठीक है, फिर आता है आपका कांतली नदी, जिसका उद्गम खंडेला की पहाड़ियों से होता है, सीकर जिला। ठीक है ना, सीकर जिले में इस नदी की बहाव क्षेत्र को तोरावटी कहते हैं और ये नदी 100 किलोमीटर लंबी है और सीकर में और नीम का थाना के बाद झुंझुनू व चूरू जिले की सीमा पर समाप्त हो जाती है। एक और बात, इस नदी को कांतली नदी क्यों कहते हैं? कांतली क्योंकि ये झुंझुनू जिले को 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है ना, इसलिए इसको कांतली नदी कहते हैं। ठीक है, और आज से लगभग 5000 साल पहले नीम का थाना जिले में इसी नदी के तट पर गणेश्वर संहिता का विकास हुआ था, जहां से मछली पकड़ने के लिए 400 कांटे प्राप्त हुए थे। और इससे ये पता चलता है कि आज से 5000 साल पहले भी कांतली नदी में पर्याप्त पानी था। फिर आता है कांकने नदी, जो कि अंतर प्रवाही की सबसे छोटी नदी कहलाती है। ठीक है ना, इसका उद्गम जैसलमेर जिले में कोटरी गांव में होता है और उत्तर पश्चिम में भुज झील में जाकर ये समाप्त हो जाती है। ठीक है, और स्थानीय लोग इसे मसूरती कहते हैं। फिर आता है आपका साबी नदी। इस नदी का उद्गम कोटपुतली जिले में सेवर की पहाड़ियों से होता है और यह नदी उत्तर पूर्व की ओर बहकर खेरताल तिजारा में बहती है। इसके बाद हरियाणा के गुड़गांव जिले में नजफगढ़ के समीप पटौदी में जाकर ये समाप्त हो जाती है। मानसून काल पर इस नदी का जो पाट है वो अत्यधिक चौड़ा हो जाता है और यह अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अकबर ने इस पर कई सारे पुल बनाए, लेकिन हर बार वो असफल रहा और यहाँ पर जोधपुरा सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए थे 1972 से 75 के बीच में यहाँ पर। ठीक है, फिर आता है रूपारेल नदी, जो कि अलवर जिले के थाना गाजी उदयनाथ की पहाड़ी से निकलती है और डीक में जाकर समाप्त हो जाती है। फिर आता है मेंथा नदी, जिसको मेंढा भी कहते हैं। ठीक है, जयपुर ग्रामीण के मनोहर थाना से निकलती है और सांबर के उत्तर में विलीन हो जाती है। ठीक है, फिर आता है रूपनगढ़ नदी, जो कि सलेमाबाद अजमेर से निकलती है और सांबर के दक्षिण में जाकर समाप्त होती है। इस नदी के किनारे निम्बार्क संप्रदाय की पीठ भी है। ठीक है ना, सांबर जिले में मुख्य रूप से 4 नदियां गिरती है। ठीक है ना, जिसमें आपके ये मेंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला। इसके अलावा तुरंतमती और मेघना नदियां भी है, जो छोटे नालों के रूप में आकर गिरती है। ठीक है, लास्ट आता है अपना द्रव्यवती, जो कि जयपुर की लाइफ लाइन कहलाने वाली नदी है। ठीक है ना, जो जयपुर में ही बहती है और जिसका अवशेष अमीन शाह का नाला है। हाँ, तो यहाँ पर ये पूरा वीडियो समाप्त होता है और साथ ही साथ पूरा टॉपिक भी A to Z फुल डिटेल के साथ यहाँ पर फिनिश होता है। तो कितने मिनट हो गए यहाँ पर आपके? 25 मिनट। ठीक है ना, तो 25 मिनट में आपको राजस्थान की सभी नदियां पढ़ा दी मैंने यहाँ पर। शायद अगर हम खुद से पढ़ना चाहे तो भी नहीं पढ़ाएगा, लेकिन मैंने आपको बोल बोल के एक एक लाइन को समझा कर आपको बताया है। तो अब आपका फर्ज बनता है इसको अच्छे से याद करना, रिवीजन करना, इसके क्वेश्चन आंसर करना। हाँ, एक और बात, अगर आपको इस टॉपिक के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो पार्ट 2 के लिए आपको कमेंट करना होगा, जिसके बाद मैं उसका वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। लेकिन तब तक के लिए लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, वरना ऐसे ही धमाकेदार और फुल डिटेल वाला वीडियो आप मिस कर जाओगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना और वीडियो को जिसकी जरूरत हो उसको शेयर जरूर से करना। तो अब और ज्यादा इस वीडियो को बड़ा नहीं करते हैं और यहीं पर इसका समापन करते हैं।